सभी लोग वॉइस वगैरह चेक कर लीजिए, आप तक वॉइस क्लियर आ रही है? फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। एक बार देखिए सभी लोग वॉइस वगैरह चेक कर लीजिए। नमस्ते नमस्ते, यहाँ पर देखिए सभी को नमस्ते, सभी को जय हिंद, सभी को वंदे मातरम। एक बार देखिए वॉइस वगैरह चेक कर लीजिए। एक बार देखिए सभी लोग वॉइस वगैरह चेक कर लीजिए। एक बार देखिए सभी लोग वॉइस वगैरह चेक कर लीजिए, वॉइस क्लियर आ रही है? फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए, यहाँ पर पहला नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया है, जंग ईमेल को किस रूप में भी जाना जाता है? चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए, यहाँ पर पहले नंबर का आपको कमेंट करना है, जंग ईमेल को किसके रूप में भी जाना जाता है? तो इसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? इसे हम कहते हैं स्पैम। जंक ईमेल को हम स्पैम के रूप में जानते हैं। विकल्प आपका यहाँ पर सी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर आपसे पूछा गया है, उत्तर प्रदेश में वर्षा ऋतु में कौन सा गीत गाया जाता है? देखिए जब वर्षा ऋतु आती है यूपी में तो कौन सा गीत गाया जाता है आपको यहाँ पर बताना है। तो सेकंड नंबर का यहाँ पर जवाब हमारे बीच आ गया है, कह रहे हैं कजरी, है ना? जिनका भी कजरी जवाब है ना, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछा गया है, भारत में निम्नलिखित में से किस रेडियोधर्मी धातु का विश्व का सबसे बड़ा भंडार है? देखिए यहाँ पर आपको बताना है, भारत में आपको बताना है कौन सा रेडियोधर्मी धातु है जो विश्व का बात करेंगे ना, सबसे बड़ा भंडार जो है भारत में है, वो कौन सी रेडियोधर्मी धातु है आपको बताना है। रेडियोधर्मी धातु का नाम क्या है? तो वो धातु आपकी रेडियम नहीं है, थोरियम है। आंसर आपका यहाँ पर, विकल्प आपका यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर आपका थोरियम हो जाएगा। थोरियम यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। भारत में सबसे बड़ा भंडार है थोरियम का। विश्व लेवल की अगर हम बात करेंगे तो सबसे ज्यादा थोरियम का है। आगे बढ़िए, यहाँ पर अगला प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछा गया है, निम्नलिखित को आरोही क्रम में व्यवस्थित करिए। अब देखिए यहाँ पर कंप्यूटर के आपके वर्ड है, किलोबाइट, गीगाबाइट, मेगाबाइट, है ना? ये सब आप जानते ही हैं। तो यहाँ पर सिर्फ आपको आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते क्रम में, यानी सबसे पहले जो यूनिट जो होती है ना, उससे बड़ी, पहले छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। ये क्रम आपको यहाँ पर बताना है, कौन सा ऑप्शन में दिया गया है। तो यहाँ पर जवाब कह रहे हैं किलोबाइट के बाद मेगाबाइट आता है, फिर गीगाबाइट आता है, फिर टेराबाइट। आंसर आपका यहाँ पर सी नंबर वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। देखिए यहाँ पर बड़े से छोटा पूछा गया, आरोही क्रम है, इसलिए यहाँ पर पहले किलोबाइट, फिर मेगाबाइट, फिर गीगाबाइट, फिर आपका टेराबाइट आपका हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपसे यहां पर पूछा गया है, जीवन के अधिकार को भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में आपका शामिल किया गया है ना? ये कौन सा अनुच्छेद नंबर है आपका? यहां पर आपको बताना है, 5 नंबर का जवाब क्या होगा? तो ये अनुच्छेद नंबर आपका 21 है। याद रखिएगा अनुच्छेद नंबर आपका 21 यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका होगा। और ये भी याद रखिएगा अनुच्छेद नंबर 20, है ना? अनुच्छेद नंबर 20 और 21 दो आपके ऐसे अनुच्छेद हैं कि अगर आपातकाल भी लग जाए तो ये आपके मौलिक अधिकार आपके निलंबित नहीं होंगे, 20 और 21 को छोड़कर, और बाकी सब आपके निलंबित हो जाएंगे। मौलिक अधिकार आप लोग पढ़ते हैं, भाग नंबर 3 में पढ़ते हैं। भाग नंबर 3 में मौलिक अधिकार के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद नंबर 12 से लेकर 35 नंबर तक आपके मौलिक अधिकार जो आपके यूएसए देश के संविधान से लिया गया है। तो 12 से 35 में आपके मूल अधिकार आपके यहाँ पर हैं। इसमें 20 और 21 वाला छोड़ के बाकी सब आपके निलंबित हो जाते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा देखिए डिटेल में देख सकते हैं, जीवन के अधिकार को अनुच्छेद 21 में शामिल किया गया है। और अनुच्छेद नंबर 21 क्या है, यहाँ पर देख सकते हैं कि तहत प्रत्येक सरकार का दायित्व बनता है कि वो अपने नागरिकों को स्वस्थ एवं स्वच्छ पर्यावरण उपलब्ध कराए। ठीक है ना? तो ये स्वास्थ्य और यहाँ पर स्वच्छ जो है पर्यावरण उपलब्ध कराए, ये सरकार का भी कर्तव्य बनता है और इससे आपको वंचित नहीं किया जा सकता, चाहे वो कोई भी आपातकाल लगा हो। यहाँ पर 20 नंबर में आपका क्या है, अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण का वर्णन किया गया है। और संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है आर्टिकल नंबर 32 में, कई बार हमने बताया भी है। अनुच्छेद नंबर 34 क्या है, जब किसी क्षेत्र में सेना विधि यानी मार्शल लॉ प्रवृत्त है ना, तब इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों पर निलंबन के संबंध में, यानी आर्टिकल नंबर 34 जो आपका है सेना क्षेत्र संबंधित है आपका, है ना? मार्शल लॉ आंसर आपका यहाँ पर। और 16 नंबर में क्या है, अनुच्छेद में लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता का वर्णन किया गया है। और अनुच्छेद नंबर 17 हमने कई बार पूछा भी गया है, अस्पृश्यता का यहाँ पर क्या है, निषेध का उल्लेख है। अस्पृश्यता मतलब छुआछूती का अनुच्छेद नंबर 17 में है। और अनुच्छेद नंबर 18 में आपका क्या, उपाधियों का अंत है। उपाधियों का अंत का उल्लेख आपका यहाँ पर किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बताइए, इनमें किसे भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त नहीं किया जाता है? मतलब इनमें से आपको बताना है कि किसे हम राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त नहीं करते हैं। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, कमेंट करिए। 6 नंबर का जवाब क्या होगा? सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा जो लोग बाद में जुड़े हैं। और यहाँ पर कह रहे हैं महाधिवक्ता, जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका होगा, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर आप देख सकते हैं, प्रत्येक राज्य का राज्यपाल एक ऐसे व्यक्ति को राज्य का महाधिवक्ता नियुक्त करेगा जो एक उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के योग्य हो। और ये भी याद रखिएगा, महाधिवक्ता के जो अधिकार और कार्य को भी भारत के संविधान में अनुच्छेद नंबर 165 और 177 के तहत निर्दिष्ट किया गया है। आगे बढ़िए, यहाँ पर अगला प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछा गया है,
क्वेश्चन नंबर देखिए 7 नंबर का आपको यहाँ पर कमेंट करना है। यहाँ पर आपसे पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सी गेहूं की उच्च उपज देने वाली बीज प्रकार है जिसने भारत की हरित क्रांति में योगदान दिया। ठीक है ना, भारत में अगर हरित क्रांति के जनक की अगर हम बात करेंगे तो आप बताएंगे सर डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन जी, अभी समय नहीं रहे है ना, लेकिन इन्हीं को हम भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में जानते हैं, याद रखिएगा। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, यहाँ पर आपसे पूछा गया गेहूं की उच्च उपज देने वाली जो बीज प्रकार है ना जिसने भारत के हरित क्रांति में योगदान दिया था, वो बीज का आपको बताना नाम क्या है, वो प्रकार कौन सा था, वो था आपका लरमा रोजो। अभी रिसेंटली एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है, लरमा रोजो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जिसे आप सीपीयू कहते हैं, इसको हम मतलब कहा जाता है, क्या कहा जाता है, कंप्यूटर का फेफड़ा तो नहीं कहते हैं, कंप्यूटर की रीढ़ भी नहीं कहते हैं, कंप्यूटर का दिमाग कहते हैं, है ना, कंप्यूटर का दिमाग कहते हैं, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर आपको बताना है पुस्तक हिंद स्वराज किसने लिखी है ना, पुस्तक हिंद स्वराज की भैया राइटर कौन है, किसके द्वारा लिखी गई है, तो आंसर यहाँ पे आ चुका है महात्मा गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी, एम के गांधी जिन्हें आप शॉर्टकट में कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछा गया दूर दृष्टि दोष को इनमें से किसका उपयोग करके ठीक किया जा सकता है। अब देखिए दूर दृष्टि दोष में होता क्या, जो दोष होगा है ना, दूर दृष्टि दोष में क्या होता है कि दूर की वस्तुएं तो दिखाई देंगी बट निकट की दिखाई नहीं देती हैं, जो दोष होता है वही दिखाई देता है। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, निकट की वस्तुएं दिखाई देती है, दूर की नहीं दिखाई देती है। तो यहाँ पर इसके निवारण के लिए जो लेंस का यूज करते हैं वो कौन सा, उत्तल लेंस करते हैं, और निकट दृष्टि दोष के लिए आपका कौन सा यूज करते हैं, अवतल लेंस। अगर निकट दृष्टि दोष पूछते ना तो आंसर कौन सा लगाइएगा, आंसर लगाइएगा फिर अवतल लेंस वाला। चलिए बहुत बढ़िया, बिल्कुल देखिए यहाँ पर करेक्ट आंसर दिया गया है, बिल्कुल सही जवाब है ना। वीडियो को देखिए लाइक भी कर दीजिएगा, बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न बताइए। यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया राजा राम मोहन राय के विचारों के प्रचार और प्रसार के लिए तत्वबोधिनी सभा की जो स्थापना है इनमें से किसने की थी। यहाँ पर देखिए आपको बताना है राजा राम मोहन राय के विचारों के प्रचार प्रसार के लिए तत्वबोधिनी सभा की जो स्थापना है इनमें से किसने किया था, उनका आपको नाम बताना है। और उनका नाम है दोस्तों देवेंद्र नाथ टैगोर, है ना, देवेंद्र नाथ टैगोर जी ने किया था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी नंबर होगा। यहाँ पर देख सकते हैं थोड़ा डिटेल में लिखा है राजा राम मोहन राय के विचारों के प्रचार प्रसार के लिए तत्वबोधिनी सभा की स्थापना देवेंद्र नाथ टैगोर ने किया था। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना जो है 1839 में आपका हुआ था। तत्वबोधिनी एक पत्रिका था, इसका जो प्रकाशन है आपका 1843 में ही देवेंद्र नाथ टैगोर जी ने किया था, एक पत्रिका थी आपकी ये। और 1860 के दशक में ब्रह्म समाज का विभाजन हो गया। महर्षि देवेंद्र नाथ टैगोर ने आदि ब्रह्मा समाज की भी स्थापना आपके की। श्री केशव चंद्र सेन ने भारतीय ब्रह्म समाज स्थापित किया। भारतीय ब्रह्म समाज की बात करेंगे तो श्री केशव चंद्र सेन को लगाइएगा, और उनके बाद आपका ब्रह्म समाज की स्थापना की गई, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न बताइए इनमें से कौन सा पहला भारत का रिएक्टर है जिसे U-233 को ईंधन के रूप में उपयोग करने के लिए डिजाइन किया गया है। यहां पर आपको बताना है भारत का पहला रिएक्टर कौन सा है, ठीक है ना। रिएक्टर का नाम आपसे पूछा गया है भारत का, और उसका नाम है आपका कामनी। विकल्प आपका यहाँ पर राइट आंसर आपका डी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बताइए। यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछा गया, आपको यहाँ पर कमेंट करना है किस संवैधानिक संशोधन को मिनी संविधान के नाम से जाना जाता है, जिसके तहत स्वर्ण सिंह समिति की जो सिफारिशें को लागू किया गया था। ये आपको बताना आंसर यहाँ पर क्या होगा। ये प्रश्न कई बार पूछा भी गया है, और ये आपका है 42वां संविधान संशोधन आपका 1976, है ना। यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका होगा। और जो आप मौलिक कर्तव्य पढ़ते हैं ना, वो भी आपका इसी संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। 11 आपके मौलिक कर्तव्य हैं जो रूस से लिए गए हैं। यहाँ पर याद रखिएगा 42वां संविधान संशोधन को हम मिनी संविधान के नाम से जानते हैं। 44वां संविधान संशोधन आपका 1978 में आया था, है ना। जो आपका ये क्या कहते हैं संपत्ति का जो अधिकार था, है ना, इसको हटा दिया गया था, है ना। 1978 44वां संविधान संशोधन के द्वारा 300 काम में जोड़ा गया था आपका। अब आपके कानूनी अधिकार हो गया है संपत्ति का अधिकार। आगे बढ़िए। अखिल भारतीय किसान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे। अखिल भारतीय किसान सभा के जो पहले अध्यक्ष थे वो कौन थे, उनका नाम बताना है। और उनका नाम याद रखिएगा स्वामी सहजानंद सरस्वती जी थे भैया। ऑप्शन नंबर पहला वाला है, बिल्कुल सही है। और अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर आपसे पूछा गया, आपको यहाँ पर कमेंट करना है आंसर क्या होगा। यहाँ पर देखिए प्रश्न पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सी कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है। देखिए कृष्णा नदी की सहायक नदी इनमें से आपकी कौन सी नहीं है, तो आप कहेंगे सर घाट प्रवाह है, आपकी मूसी भी है, तुंगभद्रा भी है। बट यहाँ पर जो आपका आंसर दिया गया ना मंजीरा, ऑप्शन नंबर बी आपका नहीं होगा। थोड़ा यहाँ डिटेल में आप देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है आपका
मंजीरा नदी गोदावरी नदी की सहायक नदी है। गोदावरी नदी की जो उद्गम है नासिक जिले के त्रियबक गांव की एक पहाड़ी से निकलती है। गोदावरी नदी को हम वृद्ध गंगा या दक्षिणी गंगा भी कहते हैं। गोदावरी नदी को हम दक्षिणी गंगा भी कहते हैं। और इनकी जो सहायक नदियां हैं गोदावरी की आपकी है पेन गंगा है, इंद्रावती है, प्राणहिता है ना, कई बार पूछा भी गया है, प्राणहिता, इंद्रावती है ना, वेन गंगा, ये सब आपकी क्या है, ये आपके गोदावरी की हैं। कृष्णा नदी की बात करेंगे, महाबलेश्वर के समीप पश्चिमी घाट के पहाड़ से निकलती हैं। और कृष्णा नदी की सहायक नदियां आपकी भीमा है ना, ये अमरावती भी आपकी है, घाट प्रभा भी है, मूसी भी है और तुंगभद्रा भी है। याद रखिएगा, लूनी भारत की एकमात्र अंतर्वाही आपकी नदी है। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखिए यहां पर आपको बताना है। यहां पर देखिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया, मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहां पर स्थित है। चलिए यहां पर देखिए, कमेंट करिए सभी लोग, 16 नंबर का यहां पर जवाब क्या होगा। मदन मोहन मालवीय जो है प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहां पर स्थित है, तो ये आपका गोरखपुर में, गोरखपुर आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। काफी लोग यहाँ पर हस्तिनापुर लगा रहे हैं, गोरखपुर यहाँ पे होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका ए नंबर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये प्रश्न बहुत बार एग्जाम में आया है। उत्तर प्रदेश के किस शहर को ग्रास ऑन द ईस्ट है ना, ग्रास ऑन द ईस्ट के नाम से जानते हैं, ग्रास ऑन ईस्ट है, बताइए कौन शहर है। इतना हम आपको हिंट दे सकते हैं, इत्र नगरी है ना, इत्र नगरी कौन सी है, कन्नौज है ना। कन्नौज का युद्ध कब हुआ था, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है सभी लोगों को कि कन्नौज का युद्ध कब हुआ था, कन्नौज का युद्ध कब लड़ा गया था। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न आपको बताना है, मुगल सम्राट जहांगीर ने शालीमार बाग का जो निर्माण है कहां पर किया था। मुगल सम्राट जहांगीर ने शालीमार जो बाग का निर्माण है कहां पर किया था, तो ये किया था आपका दोस्तों यहाँ पर कश्मीर, लगा दीजिए विकल्प आपका यहाँ पर डी नंबर, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न बताइए, यहाँ पर थोड़ा और डिटेल में देख लेते हैं। जम्मू और कश्मीर में श्रीनगर शहर के बाहरी इलाके में डल झील के उत्तर पूर्व में शालीमार बाग को शालीमार गार्डन, फराह बख्श और फैज बख्श के नाम से भी जानते हैं। मतलब शालीमार बाग को हम शालीमार गार्डन भी कहते हैं, फराह बख्श भी कहते हैं, फैज बख्श के नाम से भी जानते हैं। कुछ हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर दे सकते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि इस बाग को मुगल सम्राट जहांगीर ने अपनी रानी नूरजहां को खुश करने के लिए बनवाया था। बताइए, अपनी रानी को खुश करने के लिए इन्होंने शालीमार बाग बनवा दिया है ना। तो पहले देखिए लोग क्या क्या बनवा देते थे। शालीमार गार्डन को देखिएंगे ना, श्रीनगर का यहाँ मुकुट भी कहा जाता है, शालीमार गार्डन को हम श्रीनगर का मुकुट भी कहते हैं। आगे बढ़िए, यहाँ पर अगला प्रश्न आपसे पूछा गया, निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान की आत्मा के रूप में वर्णित किया गया है। भारतीय संविधान की आत्मा के रूप में वर्णित किया गया है, तो आपका ये आर्टिकल नंबर 32 है जो कि मौलिक अधिकार में आएगा। और मौलिक अधिकार आपके 12 से लेकर 35 नंबर तक है, भाग नंबर 3 जो कि आपके अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। यहां पर देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है, उत्तर प्रदेश में सभी आधिकारिक कार्यों में हिंदी का उपयोग करने के लिए किस वर्ष है ना इसे कानूनी रूप से बाध्यकारी बना दिया गया था। कि आधिकारिक कार्य जो भी होंगे भैया उसमें हिंदी का उपयोग किया जाएगा, और ये कानूनी रूप से जो बाध्यकारी बनाया गया था वो कब बनाया गया था, आपको यहाँ पर कमेंट करना है। और यहाँ पर हमारे भी जवाब आ गया, कह रहे हैं 1951 में, 1951 में, जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया गया है। और थोड़ा यहाँ डिटेल में हम भी देख ले रहे हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है साफ साफ, आपका लिखा हुआ है 1951 के राजभाषा अधिनियम के तहत हिंदी जो है उत्तर प्रदेश में राज्य प्रशासन की भाषा बन गई। 1989 में अधिनियम में एक संशोधन भी किया गया जिसमें उर्दू को राज्य के अतिरिक्त भाषा जोड़ा गया। अब उर्दू वाला कई बार पूछा जाता है कि उर्दू भैया जो दूसरी आपकी है भाषा है इसमें जोड़ी गई थी आपकी मतलब कौन सी कब जोड़ी गई थी, 1989 में भी कई बार आपसे पूछा गया है कि यहाँ पर आधिकारिक कार्यों में उपयोग करने के लिए जो उर्दू है ना ये दूसरी जो है कब प्रयोग किया गया था, 1989 में, और 1951 में हिंदी। ये दोनों पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं राज्य में प्रमुख रूप से प्रयोग की जाने वाली अन्य भाषाओं में अवधी, भोजपुरी, बुंदेली, ब्रजभाषा, कन्नौजी और हिंदुस्तानी शामिल है। उत्तर प्रदेश की भाषाओं को लिखने के लिए जो आपकी है लिपि है जो है देवनागरी लिपि है। देवनागरी आप जानते हैं ब्राह्मी लिपि से आई है, ब्राह्मी लिपि से आपका आया है। देवनागरी लिपि में क्या होता है, बाएं से दाएं आपका लिखा जाता है। देवनागरी समझते हैं ना, जैसे कोई नाम ये लिखा हुआ, इसके ऊपर लाइन देंगे, अधोरेखा लाइन खींची हुई है, इसी को बोलते हैं आपका देवनागरी लिपि। जब कोई आप लिखते हैं शब्द उसके ऊपर एक लाइन खींच देते हैं, है ना, वही आपकी होती है देवनागरी लिपि। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न आपको बताना है, हॉकी के महानायक मेजर ध्यानचंद जी का जन्म कहाँ पे हुआ था। और आप लोग जानते हैं इन्हीं के जन्म दिवस पर हर साल 29 अगस्त को, है ना, 29 अगस्त को हॉकी दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय हॉकी दिवस आपका मनाया जाता है, ये भी आपको मालूम होगा, 29 अगस्त को मनाया जाता है राष्ट्रीय हॉकी दिवस आपका मनाया जाता है। लेकिन ये प्रश्न आपसे पूछा गया इनका जन्म कहाँ पे हुआ था, इलाहाबाद, अब इसका नाम प्रयागराज हो गया है। अब इलाहाबाद का नाम क्या हो गया है दोस्तों, प्रयागराज हो गया है, ये भी आपको याद होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो है किस नदी पर स्थित है, एक द्वीप पर है।
मतलब किस नदी पर स्थित एक द्वीप पर है, आपको नदी का नाम बताना है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है, ये कौन सी नदी पर आपका है स्थित है 22 नंबर में, तो ये आपकी नदी का नाम है आपका नर्मदा नदी। विकल्प आपका यहाँ पर ए नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका होगा। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी चुनाव की आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति की विशेषता आपकी नहीं है। मतलब आपको ये बताना इनमें से आपकी विशेषता कौन सी नहीं है। जैसा कि पहला विकल्प लिखा हुआ है, चुनाव जीतने से उम्मीदवार को अधिकांश वोट मिलते हैं, बात तो चलो सही है। मतदाता उम्मीदवार को वोट देते हैं, मतदाता इसमें थोड़ा देते हैं, है ना। मतदाता नहीं देते हैं। एक निर्वाचन क्षेत्र से अधिक प्रतिनिधि चुने जा सकते हैं, ये भी सही है। पूरा देश एक निर्वाचन क्षेत्र विभाजित होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 23 नंबर का आपका बी नंबर जो है, ये वाली विशेषता आपकी नहीं है। चलिए आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर अगला प्रश्न आपसे पूछा गया, संगाई जो त्योहार है भारत के इनमें से किस राज्य में मनाया जाता है। ये भी प्रश्न हमने कई बार आपको बताया है। संगाई जो त्योहार है भारत के किस राज्य में मनाया जाता है। वैसे भी संगाई त्योहार के बारे में हमने कई बार बताया है, ये मणिपुर राज्य में मनाया जाता है। और मणिपुर राज्य में देख लीजिए, यहाँ पर लिखा हुआ है कि संगाई त्योहार का नाम मणिपुर में पाए जाने वाला एक संगाई हिरण है ना, उसके नाम पे रखा गया है। और ये जो त्योहार है आपका, ये संगाई त्योहार 2010 से मनाया जा रहा है। संगाई हिरण याद रखिएगा मणिपुर राज्य का राजकीय पशु भी है। संगाई हिरण एक संकटग्रस्त क्या है, प्रजाति है, याद रखिएगा। आंसर आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट संगाई हिरण यानी आपका मणिपुर हो जाएगा। यहां पर देखिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया, निम्नलिखित में से पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी, है ना। लोकसभा अध्यक्ष पूछा गया, पहली महिला आपकी कौन थी, इनमें से आपको बताना है। तो पहली महिला जो लोकसभा की अध्यक्ष बनी थी, उनका नाम था आपका मीरा कुमार। मीरा कुमार यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका होगा। इनका जो आपका है 2009 से लेकर 2014 तक थी, 2009 से 14 तक 5 साल, है ना, मीरा कुमार। और एक बार प्रश्न आपके पूछा गया था कि जो भारत की पहली महिला आपके लोकसभा अध्यक्ष हैं, वो मतलब किसकी जगह पर बनी थी पहली बार, तो वो भैया उनका नाम क्या था, उनका नाम था सोमनाथ चटर्जी, है ना। तो पहले इसके पहले आपके सोमनाथ चटर्जी जी थे, ये प्रश्न पूछा गया है। तो उन्हीं की जगह आपकी बनी थी पहली महिला लोकसभा की अध्यक्ष मीरा कुमार। तो ये भी विषय ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ेंगे। और ये भी आपको याद रखना है कि भारत के जो पूर्व उप प्रधानमंत्री बाबू जगजीवन राम थे ना, उन्हीं की बेटी है आपकी। कौन भैया बेटी थी आपकी, ये आपकी मीरा कुमार, जो कि पहली लोकसभा अध्यक्ष थी आपकी। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर बताना है, साइंस का प्रश्न है, मनुष्यों में पित्त कहाँ उत्पन्न होता है। हाँ नहीं नहीं, वो दूसरी महिला है सुमित्रा महाजन, ठीक है ना। पहली आपकी मीरा कुमार, वो भी बनी है सुमित्रा महाजन, वो आपकी दूसरी थी, पहली पूछा था हमने। मनुष्यों में पित्त कहाँ उत्पन्न होता है, ठीक है ना। मनुष्यों में पित्त कहाँ उत्पन्न होता है, ये आपका यकृत में होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी नंबर आपका सही होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। शिक्षा को भारतीय संविधान में किस सूची के अंतर्गत रखा गया है। शिक्षा को भारतीय संविधान में कौन सूची के अंतर्गत रखा गया, सूची आपकी है संवर्ती सूची है। संवर्ती सूची में केंद्र और राज्य, है ना, दोनों इसमें कानून बना सकते हैं। अगला प्रश्न बताइए, चित्रकूट जलप्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है। चित्रकूट जलप्रपात जो है आपका, ये भारत के किस राज्य में स्थित है, आपको यहाँ पर कमेंट करना है। तो ये दोस्तों आपका छत्तीसगढ़ राज्य में है, याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ कहाँ लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका होगा। यहाँ पर आप थोड़ा सा डिटेल में भी देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है, चित्रकूट जलप्रपात भारत के छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर जिले में इंद्रावती नदी पर स्थित एक सुंदर जलप्रपात है। बस्तर जिले में इंद्रावती नदी पर इस जलप्रपात की ऊंचाई जो है 90 फीट है। ये मानसून के मौसम के दौरान लगभग 300 मीटर की चौड़ाई वाला भारत का सबसे चौड़ा जलप्रपात है। मानसून के मौसम के दौरान इसकी चौड़ाई और इसके व्यापक, है ना, आकार के कारण इसे अक्सर भारत का नायग्रा फॉल्स भी कहा जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पर बताइए, वर्तमान में भारतीय संविधान के कितने भाग हैं। चलिए यहाँ पर कमेंट करिए। यहाँ पर देखिए आपको बताना है आंसर क्या होगा, वर्तमान में भारतीय संविधान के कितने भाग हैं। अगर हम भाग की बात करेंगे तो आप कहेंगे सर भाग तो आपके 22 हैं, है ना। 22 तो ऑप्शन नहीं दिया गया है, बट 3 आपके और ऐड किए गए हैं। है तो आपके 22 लेकिन 3 और बढ़ाए गए हैं पार्ट करके उसके, तो इसलिए टोटल आपके 25 हो जाते। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर देना है, तो ऑप्शन नंबर सी आपको लगाना होगा। अगला प्रश्न यहाँ पर बताइए, फरवरी 1948 में भारतीय संविधान के प्रारंभिक मसौदे को किसने तैयार किया था। फरवरी 1948 में भारतीय संविधान के प्रारंभिक मसौदे को किसने तैयार किया था। यहाँ पर 30 नंबर का आपको यहाँ पर कमेंट करना, आंसर क्या होगा। तो उनका नाम है बेनेगल नरसिंह राव। बेनेगल नरसिंह राव यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पर बताइए, मोढेरा स्थित सूर्य मंदिर का निर्माण जो है किस राजवंश ने करवाया था। मोढेरा आप जानते ही हैं गुजरात में है,
और ये जो मोटेरा में आपका स्थित है सूर्य मंदिर जो है, ये आपको बताना है आंसर यहाँ पर क्या होगा। यहाँ पर आंसर क्या होगा, यहाँ पर बताइए सभी लोग, कमेंट करिए यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा 31 नंबर का। और 31 नंबर का यहाँ पर जवाब आ गया चालुक्य राजवंश। चालुक्य, यहाँ पर चोल नहीं चालुक्य होगा, इसमें भी बहुत कंफ्यूजन होता है, तो चालुक्य राजवंश है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का तीसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। देखिए राज्य पूछा गया सर्वाधिक, पहले नंबर में तो आप जानती हैं जनसंख्या के मामले में उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है पॉपुलेशन के मामले में, और पूरी दुनिया में अगर पॉपुलेशन के मामले में बात करेंगे तो भारत का स्थान है, उसके बाद चाइना का है। 32 नंबर में यहाँ पे कमेंट करिए आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर दोस्तों आपका तीसरे नंबर में पूछा गया है, तो तीसरे नंबर पे आपका बिहार हो जाएगा। पहले नंबर पे आपका क्या है, पहले नंबर पे आपका यूपी है, और दूसरे नंबर पे आपका कौन सा है, महाराष्ट्र है। दूसरे नंबर पे आपका महाराष्ट्र है, और तीसरे नंबर पे आपका कौन सा है, तीसरे नंबर पे आपका बिहार है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, हाँ ना, पहले दो आपके कौन कौन से, उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र है। और भारत का सबसे छोटा राज्य जनसंख्या में सिक्किम है। भारत का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, क्षेत्रफल में राजस्थान है। और क्षेत्रफल में भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा है। क्षेत्रफल में सबसे छोटा संघीय प्रदेश कौन सा है, लक्षद्वीप है। मतलब केंद्र शासित प्रदेश की जब हम बात करेंगे लक्षद्वीप है, छोटा राज्य पूछेंगे तो गोवा है, और सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। चलिए आगे बढ़ेंगे। यहां पर बताइए निम्नलिखित में से कौन सी मगध साम्राज्य की राजधानी थी। यहां पर देखिए अगला प्रश्न आपको बताना है आंसर क्या है। यहां पर आपको बताना है इनमें से कौन सी मगध साम्राज्य की राजधानी थी। 33 नंबर क्या होगा, तो 33 नंबर में राजगीर होगा। राजगीर यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। आगे बढ़ते हैं। यहां पर अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब की गई थी। चलिए यहां पर कमेंट करिए सभी लोग, भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब की गई थी। ये दोस्तों आपकी 12 अक्टूबर, याद रखिएगा 12 अक्टूबर है ना, 12 अक्टूबर 1993 को की गई थी। 12 अक्टूबर 1993 को की गई थी, याद रखिएगा। यहाँ पे आंसर क्या होगा, आंसर आपको लगाना है विकल्प नंबर यहाँ पे सी नंबर वाला। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर बताइए, विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है। विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है ना, ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। विटामिन B7 का रासायनिक नाम आपका बायोटिन है ना, बायोटिन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका है। महाधमनी देखिए यहाँ पर स्पेस है, के शीर्ष पर शुरू होती है। महाधमनी जो है यहाँ पर आपको बताना है के शीर्ष पर शुरू होती है, खाली स्थान है, यहाँ पर आपको बताना है क्या होगा, है ना। यहाँ पर जो रिक्त स्थान दिया गया है वहां पर आपको बताना है क्या होगा, तो ये आपका हो जाएगा, यहाँ पर आपका बायां निलय होगा। महाधमनी जो है बायां निलय के शीर्ष पर होती है, बायां निलय के शीर्ष पर होती है। चलिए अगला प्रश्न बताइए, भारत में वंदे मातरम नामक पत्रिका की संस्थापना किसने की थी। चलिए इस प्रश्न का देखिए यहाँ पर कमेंट करिए सभी लोग, यहाँ पे आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 37 का आपको यहाँ पर कमेंट करना है, भारत में वंदे मातरम नामक पत्रिका की जो संस्थापना किसने की थी। और यहाँ पर देखिए 37 नंबर का जवाब यहाँ पर दीजिए सभी लोग क्या होगा। चलिए सभी लोग यहाँ पर कमेंट करिए यहाँ पे आंसर क्या होगा। और यहाँ पर भैया जिनका भी जवाब आ रहा है ना बी नंबर वाले, बी नंबर वाले बिल्कुल देख लीजिए, यहाँ पर आपका आंसर जो है गलत है। जो लोग गलत करेंगे उनका चालान काट दिया जाएगा, याद रखिएगा, है ना, क्योंकि गलत आंसर मत दीजिए, नहीं तो इसकी पेनाल्टी देनी पड़ेगी आपको। यहाँ पर अरविंद घोष जिनका जिनका जवाब आ रहा है ना, वो लोग गलत हैं। इसका आंसर होगा बिपिन चंद्र पाल, है ना, बिपिन चंद्र पाल यहाँ पे क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका होगा। अब आप कहेंगे सर ये तो हमने संस्थापना पूछा है ना, और आपने जवाब किसका दिया है पता है, आपने जवाब दिया संपादन। अगर हम आपसे कहते हैं कि भारत में वंदे मातरम नामक पत्रिका का संपादन किसने किया था, अगर हम आपसे कहते संपादन किसने किया था, तो आंसर आपका अरविंद घोष 100% आपका सही था। अगर हम संपादन की जब बात करेंगे तब अरविंद घोष हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन स्थापना, संस्थापना का मतलब होता है स्थापना, है ना। इस पत्रिका की जब स्थापना किया था किसने किया था, तो वो भैया थे, उनका नाम था बिपिन चंद्र पाल। स्थापना और संपादन में अंतर होता है, यहाँ पर थोड़ा डिटेल में भी आप पढ़ लीजिए, इस क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। भारत में वंदे मातरम नामक पत्रिका का जो संपादन है ये अरविंद घोष जी ने किया था, लेकिन यहाँ पर पत्रिका की स्थापना जिसे आप संस्थापना कहते हैं ना, ये बिपिन चंद्र पाल ने किया था। तो दोनों में थोड़ा सा अंतर है, और एग्जाम में जब ये प्रश्न आता है तो गलतियां होने के चांस हो जाते हैं, इसलिए इस प्रश्न को विशेष ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न समझ के इसको पढ़ लीजिए, क्योंकि एग्जाम में आएगा तो बहुत सारे लोग ऐसे ही आंसर गलत कर देंगे।
और अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर आपको बताना है इनमें से किसे खान आ खाना की उपाधि से सम्मानित किया गया था। खान आ खाना की उपाधि से सम्मानित किया गया था, यहाँ पर आपको कमेंट करना है आंसर यहाँ पर क्या होगा 38 नंबर में। और 38 नंबर का देखिए ये भी प्रश्न बहुत कंफ्यूजन करता है ना। काफी लोग वीडियो देखेंगे फिर कमेंट करेंगे सर खान या खाना की जो उपाधि है ना, ये तो दोस्तों आपका क्या कहते हैं मिर्जा अब्दुल रहीम खान को दिया गया था, है ना। तो आप तो कहेंगे सर इसमें ऑप्शन तो दिया ही नहीं है, काफी लोग बाद में कमेंट करेंगे अगर वीडियो देखेंगे। तो यहाँ पर भी एक कंफ्यूजन वाला प्रश्न है, इसको भी हम थोड़ा डाउट यहाँ पे क्लियर करना चाहेंगे। देखिए यहाँ पर खाना खाना की उपाधि जो है यहाँ पर दो लोगों ने दिया था। एक तो आपके हुमायूं ने दिया था बैरम खान को, है ना, बैरम खान को दिया था बैरम खान को खाना खाना। एक भैया अकबर थे ना, अकबर ने भी दिया था खाना खाना की उपाधि, लेकिन वो दिया था आपका मिर्जा अब्दुल रहीम खान को। तो दो लोग अलग अलग हैं और जिन्होंने उपाधि दी थी खाना खाना, इसलिए कंफ्यूजन बहुत हो जाता है एग्जाम में जब ये प्रश्न आता है। ये प्रश्न दोनों बार पूछा गया है, एक बार तो ये बैरम खान का ऑप्शन देकर पूछा गया और एक प्रश्न आया था उसमें बैरम खान का ऑप्शन नहीं दिया गया था, उसमें सिर्फ आपका ऑप्शन दिया गया था अब्दुल रहीम खान। जब अब्दुल रहीम खान की हम बात करेंगे तो वो अकबर के द्वारा आपका जो है उपाधि दी गई थी खाना खाना की, तो ये विशेष ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे बैरम खान होगा, थोड़ा डिटेल में यहाँ पर हम आपको बता दे रहे हैं। हुमायूं ने जो बैरम खान की उपाधि दिया था ना, ये खाना खाना ये बैरम खान को दिया था और अकबर ने दिया था मिर्जा अब्दुल रहीम खान को। तो ये देखो दोनों उपाधि सेम है, प्रश्न जब आता है ना तो कभी आपको ये वाला विकल्प मिलेगा तो कभी बैरम खान मिलेगा। तो इस चीज को विशेष ध्यान रखिएगा, ये दोनों लोग अलग अलग हैं जिन्होंने दिया था। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर आपको बताना है ना दलील ना वकील ना अपील, ये टिप्पणी जो है इनमें से किससे संबंधित है। यहाँ पर देखिए 39 नंबर का आपको यहाँ पर कमेंट करना है। तो ये आपका एक कह सकते हैं रॉलेट एक्ट था, है ना, 1919 में। ना दलील ना वकील ना अपील, मतलब जब चाहो किसी को गिरफ्तार कर लो, कोई वकील ना दलील, है ना। ये काला कानून एक तरीके से था, रॉलेट एक्ट था। आंसर आपका यहाँ पर ए नंबर आपका बिल्कुल सही आंसर आपका होगा। अगला प्रश्न यहाँ पर बताइए कर्क रेखा इनमें से किस राज्य से नहीं गुजरती है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। 8 राज्य हैं उनमें से आपको बताना है ना, कौन से राज्य से गुजरती नहीं है। तो आप कहेंगे सर असम, मिजोरम, झारखंड, ये सब हैं। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही जवाब दिया गया है ना, बिल्कुल देखिए यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, चलिए यहाँ पर अगला प्रश्न बताइए अल नीनो शब्द जो है किस भाषा से लिया गया है। अल नीनो जो शब्द है ये किस भाषा से लिया गया है। तो ये आपका है स्पेनिश, कौन सी भाषा से लिया गया, स्पेनिश, यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न बताइए जलालुद्दीन मोहम्मद किस नाम से प्रसिद्ध हैं। जलालुद्दीन मोहम्मद की अगर हम बात करेंगे, इन्हें हम अकबर के नाम जानते हैं और ये सबसे अकबर की अगर बात करेंगे मुगल काल में तो अनपढ़ भी इनको कहा जाता है कि कौन मुगल काल में अनपढ़ थे शासक, तो अकबर थे। ऑप्शन आपका बी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही है। अभ्रक यानी जिसे आप माइका कहते हैं, अभ्रक के बारे में इनमें से कौन सा कथन आपका सही है। मतलब आपको बताना है इनमें से जो 4 विकल्प है ना उनमें से एक आपका सही है, 3 गलत है। सही वाला विकल्प आपको यहाँ पर कमेंट करना है। तो देखिए अभ्रक के बारे में यहाँ पर अगर पहला प्रश्न देखेंगे भूप्रटी में इसका भाग 3% है, तो गलत है आपका। यहाँ पर बोला गया यह लोहा सिल्क और मैग्नीशियम से मिलकर बना होती है, ये बात बिल्कुल सही है। याद रखिएगा अभ्रक जो माइका होता है ना, ये लोहा सिलिका और मैग्नीशियम से मिलकर बना होता है। ये वाला पॉइंट आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न बताइए अकबर ने दीन आ इलाही किस वर्ष में प्रारंभ किया। अकबर ने दीन आ इलाही जो आपका ये है ये किस वर्ष प्रारंभ किया था। तो ये किया था आपका 1582 में, 1582 में प्रारंभ किया गया था। अगला प्रश्न बताइए सिपाही विद्रोह किस वर्ष हुआ था, है ना। सिपाही विद्रोह यहाँ पर आपको बताना है किस वर्ष हुआ था, है ना। सिपाही विद्रोह किस वर्ष हुआ था, ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया है। और सिपाही जो विद्रोह है आपका ये 1857 1857 में आपका हुआ था। और यहाँ पर आप देख सकते हैं 1857 के विद्रोह को हम सिपाही विद्रोह या सैनिक विद्रोह या प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के नाम से जानते हैं। यह एक सशस्त्र विद्रोह था। इस विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था, चर्बी युक्त जो कारतूस थे वही इसका एक रीजन था आपका 1857। अगला प्रश्न बताइए भूटान का राष्ट्रीय खेल कौन सा है ना। बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल कौन सा है वो हमने इसके पहले वाली क्लास में कराया था, कबड्डी। अब आपका भूटान का पूछा गया है, भूटान का राष्ट्रीय खेल कौन सा है यहाँ पर आपको बताना है। और यहाँ पर आंसर आ चुका है और बिल्कुल सही जवाब दिया गया। यहाँ पर कह रहे हैं तीरंदाजी, है ना। देख लीजिए जिनका भी जवाब आ रहा है ना बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान पहला स्वतंत्रता दिवस किस तिथि को मनाया गया था। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान पहला जो स्वतंत्रता दिवस है किस तिथि को मनाया गया था। तो ये आपका जो मनाया गया था पहला स्वतंत्रता दिवस आपका 26 जनवरी 1930 को, 26 जनवरी 1930 को मनाया गया था।
अगला प्रश्न बताइए, निम्नलिखित में से कौन 1923 में गठित स्वराज पार्टी के संस्थापक सदस्यों में एक थे? यहां पर आपको बताना आंसर क्या होगा। 1923 में गठित स्वराज पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक थे, है ना, उनका आपको नाम बताना है। यहां पर आंसर क्या होगा? चित्तरंजन दास कह रहे हैं, सी आर दास, है ना, बिल्कुल सही है ना। और यहाँ पर मोतीलाल नेहरू ने मिलकर किया था, तो सी आर दास आपको लगा देना है। सी आर दास का पूरा नाम क्या है? चित्तरंजन दास है, याद रखिएगा, सी आर दास इन्हें हम शॉर्टकट में कहते हैं, है ना, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न बताइए, मीठी क्रांति इनमें से किसके उत्पादन संबंधित है? मीठी क्रांति की यहाँ पर हम बात करेंगे। मीठी क्रांति जो है इनमें से किसके उत्पादन से आपकी संबंधित है? आपको बताना है 49 नंबर में। तो ये आपकी शहद है ना, शहद से संबंधित है, बिल्कुल सही आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न बताइए, द्रवों का घनत्व नापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? द्रवों का घनत्व नापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जा सकता है ना, किस उपकरण का? देखिए इस प्रश्न को ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है ये, अभी रिसेंटली एग्जाम में पूछा गया था। यहाँ पर आपका लिखा हुआ है उपयोग किया जा सकता है। वैसे तो आप जानते हैं कि द्रवों का घनत्व नापने के लिए आपका हाइड्रोमीटर प्रयोग होता है, हाइड्रोमीटर तो होता है, बट हाइड्रोमीटर तो ऑप्शन ही नहीं दिया है। तो यहाँ पर इन्होंने एक और प्रश्न नया बनाया कि बताइए किया जा सकता है, किसका कर सकते हैं? तो ये आपका पिक्नोमीटर, पिक्नोमीटर यहाँ पर आंसर क्या है? बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। यहाँ पर आप थोड़ा सा डिटेल में भी देख सकते हैं, पिक्नोमीटर की बोतलें आमतौर पर कांच से बनी होती हैं और हवा के बुलबुले से बचने के लिए एक केसिका ट्यूब के साथ एक ग्राउंड ग्लास स्टॉपर होता है। ये पानी या पारा जैसे कार्यात्मक तरल पदार्थ के संदर्भ में घनत्व को मापने के लिए संतुलन का उपयोग करता है। और द्रव घनत्व मापने के लिए वैसे तो आप लोग ये यूनिट सुने ही होंगे, हाइड्रोमीटर, है ना, ये हाइड्रोमीटर तो आप जानते ही होंगे, प्रयोग किया जाता है हाइड्रोमीटर का, बट यहाँ पर हाइड्रोमीटर ऑप्शन नहीं था, इसलिए आंसर आपको पिक्नोमीटर लगाना पड़ेगा। अच्छा प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है, अभी रिसेंटली पूछा गया है, तो यहाँ पर याद रखिएगा। हाइड्रोमीटर दिया तो कोई दिक्कत ही नहीं है, सभी लोग को याद रहता है, लेकिन पिक्नोमीटर वाला भी याद रखिएगा। तो इस तरीके से जो ये प्रश्न था आपका यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है, और उम्मीद है यहाँ पर आपको सेशन अच्छा लगा होगा। इसमें से आज हम डेली 50 प्रश्नों की सीरीज लेके आते हैं, सुबह 11 बजे क्लास आपकी चलती है, और सभी लोग लास्ट में कमेंट करके जरूर बताया करिए कि 50 में से कितने प्रश्न आपके